Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है बिलियन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहेंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से नीट हो, एम्स हो, नर्सिंग हो या आप जिस भी बोर्ड का टारगेट करते हो, अगर उस बोर्ड में या उस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस लेक्चर से बाहर एक भी कंसेप्ट नहीं आएगी, जिसका प्रूफ मैं आपके एग्जाम के बाद दूंगा। तो चलिए इसी बिलीव के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिलियन, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो जानेंगे। देखिए, उद्देश्य क्या है, इस एकांक के अध्ययन के पश्चात आप क्या क्या जान लेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग, विभिन्न प्रकार के बिलियन का बनना वर्णित कर सकेंगे, मतलब विभिन्न प्रकार के बिलियन कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा देखेंगे, बिलियन की सांद्रता को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त कर सकेंगे। बिलियन की जो कंसंट्रेशन होगा उसका अलग अलग मात्रा को में हम लोग व्यक्त करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हेनरी एवं राउल्ट नियमों को स्पष्ट कर सकेंगे तथा व्याख्या कर सकेंगे। मतलब हेनरी का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, ये बोर्ड में तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आदर्श और अनादर्श बिलियनों में विभेद कर सकेंगे, अर्थात आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में उसका डिफरेंस देख सकेंगे। आगे का टॉपिक है वास्तविक बिलियनों का राउल्ट के नियम से विचलन का कारण बता सकेंगे, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक है। आगे का टॉपिक है बिलियनों के अनुसंख्य गुणधर्म का वर्णन कर सकेंगे तथा इनका विलय के आणविक द्रव्यमान से संबंध स्थापित कर पाएंगे। मतलब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से धड़ल्ले से पूछी जाती है और पूछा भी जाएगा। फिर आगे देखिएगा, बिलियन के कुछ विलयों द्वारा प्रदर्शित असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म को समझ सकेंगे, मतलब जानेंगे। तो ये सब टॉपिक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। शरीर के लगभग सभी प्रकर्म किसी न किसी बिलियन में घटित होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रकार के प्रकर्म होता है, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप अपने आसपास जितने भी लोग को देख रहे हैं उसके शरीर में लगभग सभी प्रकार का प्रकर्म प्रक्रिया जो है वो किसी न किसी बिलियंस में घटित होती है। चाहे वो ब्लड का सर्कुलेशन हो, चाहे हार्मोन का सर्कुलेशन हो, चाहे यूरिन का सेक्रेशन हो, चाहे हम लोग पानी पीते हैं, वो सभी न सभी किसी न किसी बिलियन के में घटित होते हैं। तो इस लाइन का इंपोर्टेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी निकाल के मेरे साथ पढ़ना और मार्किंग करना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से देखिए, सामान्य जीवन में बहुत कम शुद्ध पदार्थ से परिचित है। सामान्य जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में, मतलब आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत कम ही ऐसा पदार्थ है जो शुद्ध है, प्योर है। अधिकांशतः दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रित होते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ आप अपने आसपास देख रहे हैं उसमें बहुत कम ही ऐसा होगा जो शुद्ध होगा, अधिकांश ऐसा होगा जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बना होगा। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जितने भी पदार्थ हमारे आसपास देख रहे हैं उसका अपने जीवन में यूज करेंगे, वो किस पर निर्भर करेगा, उसके संगठन पर। मतलब किस चीज से वो मिलकर बना है, कैसे मिलकर के बना है, उसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या है, उस पर ये निर्भर करेगी। ठीक है। आगे देखिए, जैसे पित्तल, जैसे देखना है दोस्त, पित्तल किससे मिलकर बना होगा, तो जिंक और निकेल का मिश्रण है पित्तल। ठीक है। के गुण जर्मन सिल्वर, इसका जो पित्तल का गुण होगा जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होगा, तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। अथवा
का से मतलब किससे मिलकर बना होगा, तो तांबे और टीन का मिश्रण से अलग होते हैं। देखिए, पित्तल का गुण जर्मन सिल्वर अथवा तांबे, कांसे किससे मिलकर बना होगा, तांबे और टीन का मिश्रण होता है, उससे अलग होता है, मतलब पित्तल का गुण इन दोनों के गुण से अलग होगा। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन जो होता है, जिसकी मात्रा 1.0 ppm पार्ट्स पर मिलियन मात्रा दंत क्षरण को रोकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में जो फ्लोराइड आयन होती है वो अगर उसकी मात्रा 1.0 पार्ट्स पर मिलियन हो तो दंत क्षरण को, दांत का जो क्षयन होता है उसको रोकती है, जबकि इसकी मात्रा 1.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जैसे फ्लोराइड आयन की मात्रा जल में बढ़ जाती है, दांतों के कुर्वरित पीलापन होने का कारण होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड आयन एक जगह जहाँ पे अगर कम मात्रा में हो तो दंत क्षरण को रोकती है, दंत के क्षय को रोकती है, ठीक वहीं पे अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है 1.0 से 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाती है तो दांत के पीलापन का यही कारण है। आप अक्सर देखते होंगे अगर आपके आसपास में या आपका ही या किसी भी लोग का अगर दांत पीला है तो समझिए वो जो पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड आयन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, और कितना है तो 1.5 पार्ट्स पर मिलियन है, जिसके कारण उसका दांत में पीलापन होती है। तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली भी हो सकती है। कभी कभी ये सुने होंगे कि पानी पीने से लोग का मृत्यु हो गया है, कहीं कहीं ये घटना घटित होती है, तो समझ लीजिएगा कि उस पानी में फ्लोराइड आयन की अधिक सांद्रता है, जिसके कारण पानी पिया और वो लोग मर गया। जिसका उदाहरण देखिए, सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। और आप अपने गांव में, समाज में, आप अपने आसपास भी देखते होंगे बहुत सारा लोग टेंशन में आकर के, चिंता में आकर के, दुख में आकर के, गुस्सा में आकर के चूहा का दवाई खा लेता है और इस दुनिया से चल बसता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप जीवित रहेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा। फिलहाल हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। सोचिए, अगर फ्लोराइड आयन, सोडियम फ्लोराइड के कारण ही चूहा मरती है, मतलब वही जहर होता है। अंतशिरा इंजेक्शन जैसे लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले होते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता को के सदृश होती है इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। अंतशिरा इंजेक्शन जो होता है वो हमेशा लवणीय जल से घुला होता है और इसमें निश्चित आयनिक सांद्रता घोले होता है, जो रक्त के प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश से समान भी होता है। इस इत्यादि इसका कई और भी एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड देख लीजिए, और दूसरा अंतशिरा इंजेक्शन जो होता है हमेशा लवणीय जल है, जिसमें निश्चित आयनिक सांद्रता घोले होता है, जो किसके समान होता है, तो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस एकक में, मतलब इस अध्याय में हम मुख्यतः द्रवीय विलयनों तथा उनके बनने की विधियों पर विचार करेंगे। दोस्त, इस चैप्टर में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, द्रवीय विलयन, और वो द्रवीय विलयन किस तरह से बनती है उसके बारे में मुख्यतः विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुण जैसे वाष्प दाब व अनुषंक्य गुणधर्म का अध्ययन भी करेंगे। उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन गुण, तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुषंक्य गुणधर्म का भी अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर में विलयन के प्रकार से प्रारंभ करेंगे और फिर द्रव विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो विलयन के प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और फिर विलय की सांद्रता को व्यक्त करने वाले विभिन्न विकल्प को भी जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। बस यही बात इसमें बताया गया। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग अपने आसपास जितने भी चीज़ देखते हैं उसमें बहुत ही ऐसा कम चीज़ है
कम ही चीज होगा जो शुद्ध होगा, ज्यादातर चीज दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से बनती है, जिसमें पित्तल जो होगा जिंक और निकेल के मिलने से बनेगा, जर्मन सिल्वर जो होगा कॉपर जिंक और निकेल के मिश्रण से मिलकर बना होगा, और कांसे जो तांबे और टीन के मिश्रण से बना होगा। तो पित्तल जर्मन सिल्वर और कांसे से भिन्न होगा, अलग होगा। जल में फ्लोराइड आयन उपस्थित होगा 1.0 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो दंत क्षरण को ये रोकती है, जबकि इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी, फ्लोराइड आयन की मात्रा जल में 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगी, तो दांत के पीलेपन का यही कारण होता है। और फ्लोराइड आयन की अधिक सांद्रता ये जहरीली हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है सोडियम फ्लोराइड, जो चूहा को मारने में हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, तो द्रवीय विलयन और उसके बनने की विधि के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग वाष्प दाब और अनुषंग के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। चैप्टर का स्टार्ट करेंगे विलयन के प्रकार से और आगे बढ़ेंगे विलयन के प्रकार और विलय की सांद्रता को व्यक्त करने वाले विभिन्न विकल्प को भी हम लोग जानेंगे। चलिए इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक देखते हैं, विलयन के प्रकार हम लोग स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी निकालिए और यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलयन का यही डिफिनेशन है। विलयन दो या दो से अधिक अवयव, अवयव का मतलब क्या होगा, जिससे मिलकर के वो बना होगा, उसका अगर समांगी मिश्रण होगा। अवयव जिससे मिलकर के बना होगा, एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए एक कंटेनर है, ये क्या है दोस्त, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ये मान लीजिए एक लोटा है, बाटी है, कुछ भी एक कंटेनर मान लीजिए। इस कंटेनर में हम लोग शरबत बनाएंगे, मतलब एक लोटा है, इसमें हम लोग शरबत बना रहे हैं। तो ये एक कंटेनर देख लीजिए, ये कंटेनर, इसमें हम लोग मान लेंगे शरबत बनाना है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, शरबत बनाने के लिए क्या करोगे, पानी डालोगे, तो पानी डाल दिए, पानी डाल दिए, पानी डाल दिए, पानी डाल दिए, पानी पानी पानी, आज तो है पानी पानी, ठीक है। तो पानी इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या डालिएगा, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी, चीनी भी डाल देंगे, चीनी 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 डालिए, इसमें चीनी चीनी चीनी, डॉटेड जो है ब्लैक है वो चीनी है। इसको आपस में मिला देंगे, मतलब एक कंटेनर लिए, एक कंटेनर हम लोग ले लिए, उसमें पानी डाल दिए और चीनी डाल दिया और उसको मिलाइए मिलाइए, तब तक मिलाते जाइएगा जब तक पानी और चीनी पूर्ण रूप से आपस में घुल ना जाए। एक समय ऐसा आएगा, देखिएगा, इसका सभी कहीं से उठाइए, चीनी घुल जाएगा, मतलब चीनी दिखाई नहीं देगा। तो देखिएगा, ऊपर से देखिए, नीचे देखिए, साइड से देखिए, आगे से पीछे से, मतलब कहीं से भी देखिएगा, तो सभी पदार्थ मिला हुआ रहेगा, मतलब समांगी होगा, सब जगह समान होगा, मतलब समांगी मिश्रण होगा। तो इस प्रकार के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, विलयन कहेंगे। लेकिन यहीं पे देखिए दूसरा कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर में चीनी और बालू को मिला, पानी और बालू को मिला दीजिए। पहले पानी मिला दिए, पहले मान लीजिए पानी मिला दिए, पानी 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 मिला दिए हैं, मान लीजिए पानी मिला दिए, पानी पानी, सब में पानी डॉटेड करके मिला दीजिए। और इसमें आप बालू मिला दीजिए, क्या मिला देंगे दोस्त, तो बालू मिला देंगे, बालू मिला दिए। तो देखिएगा पानी और बालू को जब आप घोल रहे हैं तो घुल तो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद देखिएगा तो बालू नीचे बैठ जाएगी, बालू नीचे बैठ जाएगी, पूरा बालू नीचे बैठ जाती है, होता है कि नहीं बताइए। तो इस विलयन में देखिएगा क्या सभी गुण सभी जगह, क्या पानी और बालू सेम होगा, नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये भी एक मिश्रण है, लेकिन समांगी मिश्रण नहीं है, इसलिए इस मिश्रण को हम लोग विलयन नहीं कहेंगे। लेकिन जिस विलयन में उसका अवयवी कण समान होगा, मतलब वो मिश्रण समांगी होगा, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मिश्रण को हम लोग विलयन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया डिफिनेशन। फिर से देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है मिश्रण में सभी जगह उसका संगठन और गुण समान हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, समांगी का मतलब होता है सभी जगह उसका संगठन और गुण समान होगा। इसमें देखिएगा कहीं से भी शरबत निकालिए, हर जगह उसका संगठन और गुण समान होगा। लेकिन इसमें से, ये मिश्रण में से, पानी बालू का मिश्रण में ऊपर से निकालिएगा तो सिर्फ पानी निकलेगा, नीचे निकालिएगा तो पानी बालू दोनों मिलेगा। अब पानी पहले निकल जाएगा, बालू बच जाएगा तो सिर्फ बालू मिलेगा, तो मतलब सभी जगह समान नहीं है, तो इसलिए इसको विलयन नहीं कहेंगे। समांगी मिश्रण भी समझ में आ गया। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम लोग विलाय कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, विलायक बोलेंगे। इसमें देखिएगा अधिक मात्रा में कौन था, पानी थी। अधिक मात्रा में, अरे शरबत बनाओगे दोस्त तो अधिक मात्रा में उसमें पानी दीजिएगा, तो पानी क्या होगा, विलायक होगा। और उसमें कम मात्रा में जो था जैसे चीनी, तो उसको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। विलायक समझ में आ गया। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। विलायक जो है यही विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करती है। भौतिक अवस्था मतलब देखने में ऊपर से कैसा दिखता है। जैसे देखिए, अगर पानी ज़्यादा दीजिएगा, मतलब जो ज़्यादा दिए हैं, अगर पानी ज़्यादा दिए तो पानी लिक्विड होगी। अगर चीनी ज़्यादा देंगे तो ठोस हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, अपक्षेप बनेगा। चाशनी तो बनाए होंगे आप अपने घर में, तो चीनी ज़्यादा दिए तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जो ज़्यादा मात्रा में देंगे, आप खुद ही सोचिए ना, पानी ज़्यादा मात्रा में देंगे तो लिक्विड ये हो जाएगा। अगर चीनी ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ठोस हो जाएगा। अगर गैस ज़्यादा मात्रा में देंगे तो वो गैसीय हो जाएगा। मतलब जिसमें विलायक जो होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, वही ना उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिसमें विलयन विद्यमान होता है, विलयन जिसमें विद्यमान होगा उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कौन होगा दोस्त, तो विलायक होगा, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होगा। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा, आप अपने गांव समाज में देखते होंगे, जो लोग बाहुल्य होता है, मतलब जिस घर में लोगों की संख्या ज़्यादा होता है, वो दूसरे घर के लोगों की जिसमें लोग की संख्या कम होगा उसको दबाएगा। जैसे मान लीजिए ये है फैमिली और ये है बी फैमिली। तो ए फैमिली में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है और बी फैमिली में नंबर ऑफ पीपल कम है। तो ए फैमिली जो होगा वो हमेशा बी फैमिली को डरा धमका के रखेगा। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वही क्या करेगा, भौतिक अवस्था डिसाइड करेगा। देखते होंगे पुराने समय में छुआछूत चलती थी, मतलब बड़े कास्ट के लोग, ये मान्यता है, वैसे तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन मान्यता है कि बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट के लोग को बहुत दबाता था, कष्ट देता था। तो वो उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाता था जो ज़्यादा मात्रा में है। उम्मीद करते हैं दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाता है। देखिए, विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो उपस्थित होगा वो एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, विलय कहेंगे। इस एकक में, मतलब इस अध्याय में, हम केवल द्विअंगी विलयन हो, मतलब बाइनरी विलयन, अर्थात जिसमें दो अवयव हो का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। जो अधिक मात्रा में, जैसे पानी अधिक मात्रा में थी तो वो विलय कहलाएगा, और नमक या चीनी मिला देंगे तो चीनी और नमक कम मात्रा में होगी तो वो विलय कहलाएगी। और इसमें हम लोग बाइनरी विलयन के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, प्रत्येक अवयव क्या हो सकता है दोस्त, तो ठोस अवयव का मतलब जिससे मिलकर के वो बना है वो ठोस हो सकती है, द्रव हो सकता है, अथवा गैस भी हो सकती है, जिसका संक्षिप्त विवरण सारणी 1.1 में दिया गया है। तो उस सारणी को भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक का बातें समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।